हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश रेनबो पार्ट 1 प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर जिसका नाम है एनिमल्स इन प्रिजन, उसके पैराग्राफ नंबर 5 से आगे पढ़ाने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा यह जो वीडियो है इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है, यानी पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मैं ऑलरेडी इस चैप्टर का 2 वीडियो बना रखा हूं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, पहले उस दोनों वीडियो को देखेंगे, फिर इस वीडियो को देखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के पैराग्राफ नंबर 5 से आगे पढ़ाऊँगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्या क्या लिखा गया है देखते हैं। लिखा गया है, स्प्रिंग वॉज वेरी प्लीजेंट इन देहरादून एंड इट वॉज ए फार लॉन्गर वन देन इन द प्लेन्स बिलो। इसमें लिखा गया है स्प्रिंग का जो सीज़न होता था, बसंत की जो ऋतु होती थी, देहरादून में बहुत ज़्यादा दिनों तक रहती थी। किसकी अपेक्षा? तो देहरादून जो है ऊंचाई पे बसा हुआ एक शहर है और प्लेन यानी मतलब नीचे समतल भूमि जो है, समतल भूमि की अपेक्षा देहरादून में स्प्रिंग सीजन ज़्यादा दिनों तक रहती थी। The winter had denuded almost all the trees of their leaves and they stood naked and bare. इसके हिंदी को समझते हैं। The winter had denuded almost all the trees of their leaves. ये जो विंटर सीजन होता है, शरद का जो ऋतु होती है, मतलब ठंडी की जो ऋतु होती है, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसके जो पत्ते होते हैं ना, उसको डिन्यूड कर देता है, मतलब छीन लेता है। यानी जितने पत्ते होते हैं पेड़ पौधे के वो सब क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, डिन्यूड हो जाते हैं। और बिना पत्ता के पेड़ जो है कैसा हो जाता है, स्टूड नेक्ड एंड बेयर, ऐसे ही मतलब नंगे बिना पत्ते के ऐसे ही खड़ा रहता है। यानी पेड़ जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब उसके सभी पत्ते गिर जाते हैं। Even 4 magnificent peepal trees which stood in front of the jail gate, much to my surprise, dropped nearly all their leaves. देखिए फिर वो क्या कहते हैं, कौन से पेड़ की बात करते हैं। यह कहते हैं 4 मैग्निफिसेंट पीपल ट्रीज, 4 गो मैग्निफिसेंट मतलब एकदम शानदार पीपल का वृक्ष था, which स्टूड इन फ्रंट ऑफ द जेल गेट, जो जेल के गेट के इन फ्रंट सामने था। मच टू माई सरप्राइज ड्रॉप्ड नियरली ऑल देयर लीव्स। ये जो मैग्निफिसेंट जो पीपल का पेड़ था 4 गो, इसके भी जितने भी पत्ते थे वो सब क्या हो गए थे, ड्रॉप हो गए थे, यानी झड़ गए थे, गिर गए थे। गॉन्ट एंड चेयरलेस दे स्टूड देयर। जब पेड़ के सभी पत्ते गिर गए थे तब पेड़ जो है ना एकदम गौंच हो गया था, दुर्बल हो गया था, कमज़ोर हो गया था, ऐसे लग रहा था जैसे उसमें कोई जान है ही नहीं। एंड चेयरलेस, और वो बिल्कुल सुंदर नहीं लग रहा था देखने में, बिल्कुल बेकार लग रहा था देखने में। दे स्टूड देयर टिल द स्प्रिंग ईयर वार्म्ड देम ऑफ अगेन एंड सेंट ए मैसेज ऑफ लाइफ टू देयर इनॉर्मस सेल्स। देखिए विंटर सीजन में जितने भी इसके पत्ते होते हैं वो सब गिर जाते हैं, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आती है, बसंत ऋतु आती है, और बसंत की जब इसमें गर्माहट जाती है, गर्म हवा जाती है, इसके जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसका जो इनॉर्मस सेल होते हैं, उसके जो अंदरूनी जो सेल होता है, उसका जो अंदरूनी जो कोशिका होता है, उसमें ना लाइफ का मैसेज जाता है, जीवन का मैसेज जाता है। जब पेड़ पौधे को स्प्रिंग की हवा लगती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ में जान आ गया है। Suddenly there was a stir both in the peoples and the other trees, and an air of mystery surrounded them as of secret operations going on behind the scenes. देखिए suddenly अचानक से there was ये stir both in the peoples and the other trees, अचानक से स्टर मतलब सुगबुगाहट होने लगता है वो जो पीपल का पेड़ है और वो जो बाकी दूसरे पेड़ है वो सब में। यानी बसंत ऋतु जैसे ही आती है, स्प्रिंग सीजन जैसे ही आती है, पेड़ पौधे जो होते हैं, यानी पीपल के जो पेड़ थे और बाकी जो दूसरे पेड़ थे वो सब में ना ऑस्टर मतलब सुगबुगाहट होने लगता है। एंड एन एयर ऑफ मिस्ट्री सराउंडेड देम एज ऑफ सीक्रेट ऑपरेशंस गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स। और जब हवाएं चलती है तो ऐसा लगता है जैसे सीन्स यानी पर्दे के पीछे कोई गुप्त ऑपरेशन चल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, पेड़ में जब हवा लगती है
तो और हवा जब चलती है तो ऐसा लगता है जैसे ना पैर में ना सुगबुगाहट होने लगा। ऐसा लगता है जैसे पर्दे के पीछे ना कोई गुप्त ऑपरेशन चल रहा है, कोई सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा है। एंड आई वुड बी startled to find little bits of green peeping out all over them। जैसे ही स्प्रिंग सीजन आती है, देखते ही देखते सभी पेड़ पे मतलब लिटिल बिट्स ऑफ ग्रीन पीपिंग मतलब हरे हरे छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं। इट वॉज ए गे एंड चीयरिंग साइट। और ये जो छोटे छोटे जो पत्ते निकलने लगते हैं स्प्रिंग सीजन में, ये जो साइट होता है बहुत ही गे, बहुत ही ज़्यादा मनमोहक होता है, चीयरिंग साइट, और बहुत ज़्यादा आनंददायक होता है। इस साइट को देखकर, इस दृश्य को देखकर बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है मन को, बहुत ही खुशी की प्राप्ति होती है, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। देखिए आगे वह क्या कहते हैं, वह कहते हैं एंड देन वेरी रैपिडली द लीव्स वुड बिकम आउट इन देयर मिलियंस एंड ग्लिसन इन द सनलाइट एंड प्ले अबाउट इन द ब्रिज। वेरी रैपिडली मतलब बहुत तेज़ गति से, बहुत जल्दी, द लीव्स वुड बी कम आउट इन देयर मिलियंस, ये जो पत्ते हैं लाखों की संख्या में आ गए, एंड ग्लिसन और चमकने लगे, इन द सनलाइट एंड प्ले अबाउट इन द ब्रिज। देखिए देखते ही देखते पेड़ में बहुत जल्दी लाखों की संख्या में, मिलियंस में पत्ते लग गए, और ये पत्ते जो है ना वो चमकते थे जब इस पे क्या पड़ते थे, सनलाइट, जब सूरज की रोशनी पड़ती थी। एंड प्ले अबाउट इन द ब्रिज, और जब ब्रिज मतलब होता है धीमी धीमी हवा चलना, जब धीमी धीमी वायु चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे ये सभी ना खेल दिखा रहे हैं, नाटक दिखा रहे हैं, या मतलब ये खेल रहे हैं आपस में, ऐसा लगता था। हाउ वंडरफुल इज़ द सडन चेंज फ्रॉम बर्ड टू लीफ, मतलब यह कितना ही मतलब कितना शानदार, कितना अद्भुत दृश्य था अचानक बर्ड टू लीफ, यानी अचानक कली से पत्ता में चेंज होना। फ्रेंड्स, इसमें विंटर सीजन के बारे में, स्प्रिंग सीजन के बारे में बताए हैं जवाहरलाल नेहरू, और वो ये भी बताएं कि किस प्रकार से जो ये स्प्रिंग का सीज़न होता है, स्प्रिंग का सीज़न आते ही सभी पेड़ पौधे में नए नए पत्ते लग जाते हैं, और पेड़ जो है खूबसूरत लगने लगता है, मनमोहक लगने लगता है, देखने से आनंद मिलता है दिल को। लेकिन विंटर सीजन में सभी पत्ते गिर जाते हैं। यही सारा बात इसमें बताया गया था। आइए आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 6 में क्या बताया गया। पैराग्राफ नंबर 6 में बताया गया है, आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर दैट फ्रेश मैंगो लीव्स आर रेडिश ब्राउन russet colors remarkably like the autumn tints on the Kashmir hills। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं आई हैव नेवर नोटिस्ड, मैंने कभी भी नोटिस नहीं किया था, ध्यान नहीं दिया था, बिफोर पहले, दैट कि फ्रेश मैंगो लीव्स आर रेडिश ब्राउन, कि आम के जो ताज़े पत्ते होते हैं, जो फ्रेश लीव्स होते हैं वो रेडिश ब्राउन यानी चॉकलेटी रंग के होते हैं। रॉसेट मीन्स होता है चॉकलेटी रंग, ठीक है। ये जो है जवाहरलाल नेहरू वो कहते हैं याद से पहले मैंने कभी भी यह नहीं देखा था कि आम के जो ताज़े पत्ते होते हैं, जो फ्रेश मैंगो लीव्स होते हैं ना, उसका जो कलर होता है ना वो रेडिश ब्राउन होता है, रसेट होता है यानी चॉकलेट के रंग का होता है। रिमार्केबली लाइक द ऑटम टिंट्स ऑन द कश्मीर हिल्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑटम सीज़न में कश्मीर की जो पहाड़ी होती है वो टिंट्स चॉकलेटी रंग का हो जाता है, वैसे ही आम का जो ताज़ा पत्ता होता है वो भी रसेट कलर यानी चॉकलेटी रंग का होता है। बट दे चेंज कलर सून एंड बिकम ग्रीन, लेकिन बहुत जल्द ही ये जो चॉकलेटी रंग के जो पत्ते होते हैं, आम के जो ताज़े पत्ते चॉकलेटी रंग के होते हैं, वो बहुत जल्द ही किस में चेंज हो गए, ग्रीन हो गए, मतलब हरे हरे पत्तों में बदल गए। आइए आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 7 में वह क्या कहते हैं। पैराग्राफ नंबर 7 में बोल रहे हैं, द मानसून डेज वेयर ऑलवेज वेलकम फॉर दे एंडेड द समर हीट। देखिए जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मानसून की जो बारिश होती है, मानसून की जो वर्षा होती है, वेयर ऑलवेज वेलकम, उसका ना हमेशा स्वागत होता है, फॉर दे एंडेड द समर हीट। अच्छा, मानसून की बारिश की स्वागत इसलिए की जाती है क्योंकि ये जो होता है ना समर हीट यानी गर्मी जो होता है ना उसको यह क्या कर देती है, एंड कर देती है, ख़त्म कर देती है, बारिश आते ही गर्मी ख़त्म हो जाती है। बट वन कुड हैव
too much of a good thing and Dehradun is one of the favored haunts of the rain god। देखिए जवाहरलाल नेहरू कहते हैं जैसे ही मानसून की बारिश होती है गर्मी ख़त्म हो जाती है, लेकिन वह यह बताना चाहते हैं कि वर्षा के जो देवी होते हैं, रेन गॉड का मतलब क्या, वर्षा के देवी, तो वर्षा के जो देवता होते हैं ना, उनका फेवर्ड हाउंड्स मतलब पसंदीदा जगह है कौन, देहरादून। यानी देहरादून में बारिश ज़्यादा होती है, इसलिए जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि रेन गॉड यानी भगवान जो है वर्षा के जो भगवान हैं उन्होंने फेवर्ड मतलब पसंदीदा जगह कौन सा है, तो देहरादून है। विद इन द फर्स्ट 5 or 6 weeks ऑफ द ब्रेक ऑफ द मानसून वी वुड हैव अबाउट 50 or 60 इंचेज ऑफ रेन। इसमें बताया जा रहा है मानसून के प्रथम 5 से 6 सप्ताह के अंदर मानसून में क्या हो जाता है, मतलब 50 से 60 इंच बारिश हो जाती है। देहरादून में मानसून का प्रथम जो 5 से 6 सप्ताह होता है उसी में 50 से 60 इंच बारिश हो जाती है। एंड इट was not pleasant to sit cooped up in a little narrow place trying to avoid the water dripping from the ceiling or rushing in from the windows। देखिए जब मानसून के सीज़न में तेज़ बारिश होती है तब ना कुप्ड अप यानी बंद रहकर, छोटे से सेल में बंद रहकर, लिटिल नैरो प्लेस ट्राइंग टू एवॉइड द वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द सीलिंग और रशिंग इन फ्रॉम विंडोज़। छोटे से सेल में कुप्ड अप रहना तब बहुत ज़्यादा सुखद नहीं होता है, तब बहुत ज़्यादा कष्टदायी बन जाता है जब वहाँ पे तेज़ बारिश होती है और हम जो सेल जिस सेल में वह रहते हैं उस सेल में खिड़की के द्वारा भी पानी आती है, छत से भी पानी चूता है, तब उनको ना बहुत प्रॉब्लम होता है और वो सोचते हैं कि काश मेरे पास रहने के लिए एक अच्छा घर होता। आइए अगला पैराग्राफ नंबर 8 पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा गया। 8 नंबर में लिखा गया ऑटम अगेन वाज प्लीजेंट एंड सो वाज द विंटर एक्सेप्ट व्हेन इट रेन। देखिए स्प्रिंग सीजन की ये बात कर रहे थे, अब ऑटम सीजन की बात कर रहे हैं। ऑटम जो होता है ना, ऑटम भी बड़ा सुहावना होता है। एंड सो वाज द विंटर, विंटर भी उतना ही सुहावना होता है एक्सेप्ट व्हेन इट रेन, लेकिन जब बारिश होती है ना तब जो ये विंटर सीजन होता है बेकार हो जाती है। विथ थंडर एंड रेन एंड पियर्सिंग कोल्ड विंड्स वन लॉन्ग्ड फॉर ए डिसेंट हैबिटेशन एंड ए लिटिल वार्मथ एंड कम्फर्ट। देखिए जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं जब बारिश होती है ना, जब बारिश होती है तब ना मतलब इनकी इच्छा होती है कि काश मेरे पास एक हैबिटेशन होता, मतलब एक अच्छा घर होता रहने के लिए, लिटिल वार्मथ उसमें गर्मी मिलती मुझे, एंड कंफर्ट और मुझे आराम मिलता। देखिए छोटे से सेल में इनको रखा गया था, जब बारिश होती थी तब वो सेल में छत से पानी चूता था, खिड़की से पानी आता था, अगर ठंडी की मौसम रहती थी तो इनको ठंड का सामना करना पड़ता था। तब ना इनको ऐसा एहसास होता था कि काश मेरे पास भी एक निवास होता, एक अच्छा घर होता, उसमें मुझे गर्मी मिलती, मुझे आराम मिलती। देखिए आगे क्या कहते हैं, ओकेजनली देयर वुड बी ए हेल स्टॉर्म्स विथ हेल स्टोन्स बिगर दैन मार्बल्स कमिंग डाउन ऑन द corrugated iron roofs and making a tremendous noise, something like an artillery bombardment। इसके हिंदी को समझते हैं। ओकेजनली कभी कभी, देयर वुड बी ए हेल स्टॉर्म मतलब बहुत तेज़ आंधी आती थी, विथ हेल स्टोन्स बिगर और मतलब ओले भी गिरते थे, बड़े बड़े ओले भी गिरते थे, मार्बल्स कमिंग डाउन ऑन द कॉरिगेटेड आयरन रूफ्स। देखिए कभी कभी जब तेज़ बारिश होती थी मतलब बड़े बड़े मार्बल से भी बड़े बड़े ओले गिरते थे, तब ना ये जो कॉरिगेटेड छत होता है, जैसे में टीन वाला जो करकट होता है ना उसी को कॉरिगेटेड रूफ बोला जाता है। तो ये जो कॉरिगेटेड जो इनका रूफ था, इनका जो छत था, उस पर जब ये ओले गिरते थे ना तो ट्रेमेंडस नॉइज़ मतलब बहुत तेज़ से आवाज़ निकलती थी, समथिंग लाइक ऐसा लगता था एन आर्टिलरी बम्बार्डमेंट, जैसे आर्टिलरी तोप खाने से ना बम्बार्डमेंट यानी बमबारी हो रही है। देखिए जब तेज़ बारिश होती थी, बड़े बड़े ओले गिरते थे, तो उनका जो कॉरिगेटेड छत था यानी लोहा का जो छत था ना उस पर जब वो गिरती थी ओले तो ट्रेमेंडस नॉइज़ बहुत तेज़ की आवाज़ होती थी और ऐसा लगता था जैसे आर्टिलरी यानी तोप खाने से ना बम्बार्डमेंट यानी बमबारी हो रही है।
आइए अगला पैराग्राफ नंबर 9 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया। I remember one day particularly, it was the 24th of December 1932। ये कहते हैं स्पेशली, पार्टिकुलरली का मतलब होता है स्पेशली, विशेषकर मुझे एक दिन याद है और वो दिन था 24 दिसंबर 1932 का। देयर वाज ए थंडर स्टॉर्म एंड रेन ऑल डे। मतलब उस दिन बहुत तेज़ बारिश हुई थी और बहुत तेज़ आंधी भी आई थी। तेज़ आवाज़ के साथ, आंधी तूफान के साथ बारिश हुई थी पूरे दिन। एंड इट वाज बिटरली कोल्ड, और उस दिन बहुत मतलब कड़ाके की ठंड थी, मतलब बहुत तेज़ ठंड थी। ऑल टुगेदर इट वाज वन ऑफ द मोस्ट माइजरेबल डेज। कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा माइजरेबल, सबसे ज़्यादा कष्टदायी, सबसे ज़्यादा दुखों से भरा वो दिन था उनके लिए। फ्रॉम द बॉडीली पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब शारीरिक दृष्टिकोण से। दैट आई हैव स्पेंट इन जेल। देखिए, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आज तक मैं अपने जो भी मतलब समय जेल में बिताया हूँ, मेरे जेल में बिताए गए सबसे कष्टदायी जो दिन रहा है वो है 24 दिसंबर 1932 का। और उस दिन क्या होता था, पूरे दिन बारिश हुई थी, एकदम कड़ाके की ठंड भी थी, इसीलिए मतलब उस दिन उनको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा था। देखिए आगे क्या कहते हैं। इन द इवनिंग इट क्लियर्ड ऑफ सडनली एंड ऑल माई माइजरीज डिपार्टेड व्हेन आई सॉ ऑल द नाइबरिंग माउंटेन्स एंड हिल्स कवर्ड विथ ए थिक मेंटल ऑफ स्नो। देखिए आगे कहते हैं इन द इवनिंग, शाम के समय में, क्लियर्ड ऑफ सडनली एंड ऑल माई माइजरीज डिपार्टेड, जितने भी बादल थे ना वो अचानक से क्या हो गए, मतलब हट गए, चले गए। When I saw all the neighboring mountains and hill covered with thick mantle of snow, जब ये मतलब पड़ोसी पहाड़ को देखते हैं जो मतलब कवर रहता है, ढका रहता है किस चीज़ से, तो स्नो यानी बर्फ़ से ढका रहता है। द नेक्स्ट डे क्रिसमस डे, और उसी के अगले दिन क्या रहता है, क्रिसमस डे रहता है। वाज लवली एंड क्लियर, और वो जो क्रिसमस डे रहता है बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर और एकदम क्लियर, स्पष्ट रहता है। एंड देयर वाज ए ब्यूटीफुल व्यू ऑफ ए स्नो कवर्ड माउंटेन्स। देखिए 24 दिसंबर 1932 वाला जो दिन था, पूरे दिन बारिश हुई थी, इनको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन ये सारा परेशानी तब दूर हो गया था जब वो शाम के समय निकले थे और पास के पहाड़ को बर्फ़ से ढके हुए मतलब देखे थे। ये सुंदर नज़ारा देख के उनका जो भी माइजरीज था, जो भी मतलब उनका कष्ट था वो दूर हो गया था। और उसी के अगले दिन क्रिसमस डे था, और क्रिसमस डे के दिन बारिश नहीं हो रही थी और वो दिन बड़ा लवली, बड़ा प्यारा था और एकदम क्लियर। उस दिन धूप भी निकली थी और बिल्कुल बहुत ही सुंदर दिन था। और उस दिन जो था सभी पहाड़ जो थे मतलब बर्फ़ से ढके हुए थे और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था, वह बहुत ही सुंदर दृश्य था, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। आइए आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 10 यानी 10 में क्या लिखा गया। प्रिवेंटेड फ्रॉम इंडल्जिंग इन नॉर्मल एक्टिविटीज़ वी बिकेम मोर ऑब्जर्वेंट ऑफ नेचर्स वे। देखिए प्रिवेंटेड मतलब इनको ना प्रिवेंट किया गया था, मना किया गया था। इंडल्जिंग इन नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो सामान्य जो काम होते हैं, सामान्य जो क्रियाकलाप होता है उसमें ना इंडल्ज होने से, उसमें मतलब शामिल होने से इन लोगों को ना रोका गया था। वे बिकम मोर ऑब्जर्वेंट ऑफ नेचर्स वे, इसीलिए ये और भी ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो गए थे, सतर्क हो गए थे। किसके प्रति, नेचर्स के प्रति, यानी प्रकृति को ये बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्ज़र्व करने लगे थे, प्रकृति का अवलोकन करने लगे थे, क्योंकि इनके पास तो कोई काम था नहीं। वी वॉच्ड ऑल्सो द वेरियस एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स दैट केम आवर वेज। ये कहते हैं हम ना एकदम देखते थे वेरियस एनिमल्स मतलब बहुत सारे जानवरों को, एंड इंसेक्ट्स बहुत सारे कीड़े मकोड़े को, दैट केम आवर वे जो हमारे रास्ते में आते थे। As I grew more observant, I noticed all manner of insects living in my cell or in the little yard outside। ये कहते हैं मैं जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो गया, मैं जितना ज़्यादा सतर्क हो गया, आई नोटिस्ड उतना ही मैंने ध्यान दिया, मैनर ऑफ इंसेक्ट्स लिविंग इन माई सेल और इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड। ये जितना प्रकृति के प्रति ऑब्जर्वेंट होते गए उतना ही इन्होंने देखा कि इनके सेल के अंदर और इनके सेल के बाहर अनेक प्रकार के, अलग अलग प्रकार के मतलब इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रकार के जो लिविंग थिंग्स हैं वो रहते थे। आई रियलाइज्ड दैट while I complained of loneliness,
दैट यार्ड व्हिच सीम्ड एम्प्टी एंड डिजर्टेड वाज टीमिंग विथ लाइफ। देखिए ये कहते हैं आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, व्हाइल आई कंप्लेंट ऑफ लोनलीनेस, जब मैं अकेलेपन का शिकायत करता हूँ, दैट यार्ड, वह जो यार्ड है, व्हिच सीम्ड एम्प्टी एंड डिजर्टेड, जो मुझे खाली और वीरान परा मालूम चलता था। ये कहते कि मुझे ना अब रियलाइज़ हुआ कि जो मतलब यार्ड जो था, मतलब एम्प्टी और डिजर्टेड, मतलब वीरान और खाली पर मतलब दिखाई देता था, मुझे लगता था कि ये सब खाली है। वाज टीमिंग विथ लाइफ, और अब वो ऐसा लगने लगा है जैसे वह जो है ना जीवन से भरा हुआ है, उसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। ऑल दीज क्रीपिंग और क्रॉलिंग और फ्लाइंग इंसेक्ट्स लिव्ड देयर लाइफ विदाउट इंटरफेयरिंग विथ मी। देखिए ये कहते हैं उसमें ना बहुत सारे क्रीपिंग रेंगने वाले, क्रॉलिंग सरकने वाले, फ्लाइंग उड़ने वाले, इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े रहते थे। मतलब हमारी जो सेल था उसमें ना बहुत सारे रेंगने वाले, सरकने वाले, उड़ने वाले कीड़े रहते थे, विदाउट इंटरफियर विथ मी, और वो हमें हमारे जीवन में दखलंदाजी नहीं करते थे। इन एनी वे एंड आई सॉ नो रीज़न वाई आई शुड इंटरफेयर विद देम। और ये कहते हैं कि मतलब जब वो मुझे इंटरफेयर नहीं करते थे, मेरे ज़िंदगी में दखलंदाजी नहीं करते थे, तो मेरे पास भी कोई रीज़न नहीं था, मेरे पास भी कोई कारण नहीं था कि मैं उसके जीवन में इंटरफेयर करूं और उसे डिस्टर्ब करूं। बट देयर वाज कंटिन्यूसली war between me and bedbugs, mosquitoes and to some extent flies। देखिए इसमें लिखा गया है इंटरफेयर तो नहीं करते थे, लेकिन लगातार, कंटिन्यूस मतलब क्या होता है, लगातार बेडबग खटमल के बीच, और क्या कहता है मच्छरों से, और जो कुछ मक्खियाँ सब होती थी उनसे ना बराबर क्या होते रहता था, झगड़ा होते रहता था। मतलब उनके सेल में जो मच्छर सब था, जो मक्खी सब थी, और जो बेडबग, जो खटमल सब थे, इनसे ना हमेशा इनको क्या होते रहता, झगड़ा होते रहता था। वेब्स एंड हॉर्नेट्स आई टॉलरेटेड एंड देयर वेर हंड्रेड्स ऑफ देम इन माई सेल। ये कहते हैं वेब्स एंड हॉर्नेट्स, मतलब वो जो ततैया होता है जिसे हम लोग बिजनी भी कहते हैं, इसको मतलब ये मतलब सह लेते थे, मतलब काट लेता था तो ये बर्दाश्त कर लेते थे। एंड देयर वेयर हंड्रेड्स ऑफ देम इन माई सेल, और कहते हैं कि सैकड़ों की संख्या में वह मेरे सेल में रहता था, वेब्स और हॉर्नेट्स। देखिए आगे वो क्या कहते हैं, देयर हैड बीन ए लिटिल टिफ बिटवीन अस व्हेन इनएडवर्टेंटली आई थिंक ए वेब्स एंड स्टंग में। देखिए देयर हैड बीन ए लिटिल टिफ, मतलब एक बार ना एक छोटा सा टिफ झगड़ा हो जाता है, बिटवीन अस व्हेन मतलब मेरे और वेब्स हॉर्नेट्स के बीच, व्हेन इनएडवर्टेंटली आई थिंक, जब मैं अचानक से सोचा था, वेब्स हैड स्टंग मी, मतलब जब एक बार ना ये जो वेब्स है उसने मुझे क्या कर लिया, स्टंग कर लिया, काट लिया, तब मैंने क्या मतलब उसको ना इनएडवर्टेंटली, मतलब उसको ना मतलब उसका जो घर था उसको बर्बाद करने के लिए सोचा था। इन माई एंगर आई ट्राई टू एक्सटर्मिनेट द लॉर्ड, मतलब गुस्से में मैंने कोशिश किया एक्सटर्मिनेट करने का, मतलब पूरे तरीके से उसको मतलब उसके घर को नष्ट कर देने का। बट दे पुट ऑफ ए ब्रेव फाइट इन डिफेंस ऑफ देयर टेम्प्रोरी होम, लेकिन वो लोग जो है ना अपने घर को बचाने के लिए, ब्रेव मतलब बहादुरी पूर्वक क्या करने लगे, हम मेरा सामना करने लगे, एकदम लड़ने के लिए तैयार हो गए। व्हिच प्रोबेबली कॉन्चेंड देयर एग, शायद उस घर में उस वेब्स और हॉर्नेट्स का अंडे रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे। एंड आई डिसिस्टेड, और उसके बाद मैंने निर्णय लिया, एंड डिसाइडेड, और हाँ मैंने निर्णय लिया, टू लीव देम इन पीस इफ़ दे डिड नॉट इंटरफेयर विथ मी एनी मोर। उसके बाद इन्होंने निर्णय लिया कि अब ना मैं इसे शांतिपूर्वक रहने देता हूँ अगर ये मेरे जीवन में और दोबारा दखलंदाजी नहीं करेगा। For over a year after that I lived in the cell। अच्छा इसके बाद इसमें PDF नहीं है बच्चों। इस चैप्टर ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको पैराग्राफ नंबर 10 तक ही पढ़ाऊँगा। इससे आगे इस चैप्टर का जो वीडियो होगा यानी पार्ट 4 वीडियो, उसमें मैं इससे आगे पैराग्राफ नंबर 10 से आगे पढ़ाऊँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया हुआ था आप मेरे इस वीडियो को,
लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और मेरे चैनल सीके एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं इस चैप्टर के 4th वीडियो यानी पार्ट 4 वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।